डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। इसकी परिभाषा देंगे, बताएंगे कितने प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को अंग्रेजी में कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, ये क्या होती है? ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रेट। यह वह मान है जिसके इर्द गिर्द अन्य वैल्यू पाई जाती हैं, जिसके इर्द गिर्द अन्य वैल्यू इकट्ठी होती है। अब यहां देखिए, इस एग्जांपल में ये ढेर सारी वैल्यूज हैं। यहाँ 18, 5, 12, 9, 10, 16, 4, 14, 11। तो ये 11 के इर्द गिर्द सारी वैल्यू इकट्ठी हैं, 11 के इर्द गिर्द ही फैली है, 11 से कोई वैल्यू बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ 11 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाएगा। यानी यह वह मान है जिसके इर्द गिर्द अन्य वैल्यू फैली होती हैं। केवल इर्द गिर्द ही फैली होती है, बहुत दूर फैली नहीं होती। हम यहाँ 5 को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं कह सकते, क्योंकि 5 से 18 भी बहुत दूर है, 12 बहुत दूर है, और 10 भी बहुत दूर है, 16 भी बहुत दूर है। केवल 4 इसके 5 के पास है। तो ऐसा ये कह लीजिए बीच बचाले का मान है, एक मध्य सा मान है जिसके इर्द गिर्द अन्य वैल्यू फैली है। इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी कह सकते हैं। समस्त वैल्यू जो होती है इसकी प्रतिनिधि वैल्यू कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ सिंगल वैल्यू सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट द होल डाटा। ये होल डाटा है, ये एक सिंगल वैल्यू है जो होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है। क्या सिंगल वैल्यू? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक सिंगल वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक मान है जो समस्त श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ श्रेणी में वैल्यू 9, 7, 5, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 इसका सही रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? 5 4 के भी नजदीक है, 3 के भी नजदीक है, 2 के भी नजदीक है, 7 के भी नजदीक है, 9 के भी नजदीक है। यहाँ 2 सबके नजदीक नहीं है, क्योंकि 2 से 9 भी बहुत दूर है, 7 भी बहुत दूर है, 3 पास हो सकता है। यानी ये कह लीजिए एक ऐसा मान जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। एक ये कह लीजिए एक एवरेज, इसको कह लीजिए, या मध्य मान कह लीजिए, या एवरेज के नजदीक कह लीजिए, ये मान होता है। अब यहाँ इस श्रेणी में देखिए डेटा है 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 4, एंड ये सारी की सारी टेबल है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। यानी इस समस्त श्रेणी में 24 वैल्यूज हैं, 24 में से इसमें 4 बहुत बार आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 4 ही इसका ये कह लीजिए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। यानी ये जो ये वैल्यू बार बार में आ रही है, तो 4 के इर्द गिर्द अन्य वैल्यूज भी हैं, तो 4 यहाँ इसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए सीरीज है 7, 9, 12, 15, 17, 19, 27, 30, 31। तो यहाँ इसका जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है 17 हो सकता है। यानी 17 इसको सही रूप से रिप्रेजेंट करेगा, इस सीरीज को, इस श्रेणी को। यानी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मान है जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, अन्य जो मान है इसके इर्द गिर्द ही फैले होते हैं। आगे है सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार की होती है, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार। इसको आम बोलचाल की भाषा में एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। किसको? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को। तो एवरेज कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 मुख्य वर्ग है इसके, एक मैथमेटिकल एवरेज होती है, दूसरी पोजिशनल एवरेज होती है। मैथमेटिकल एवरेज
वो 3 वर्गों में बांट सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और ये अर्थमेटिक मीन आपके सिलेबस में है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस में नहीं। दूसरी है पोजिशनल वैल्यूज, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आता है, और मीडियन से संबंधित, मीडियन जैसे अन्य जो तरीके हैं, अन्य जो इसके पक्ष हैं, मीडियन जैसे ही हैं। ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये भी मीडियन जैसे ही हैं, मीडियन से मिलते जुलते हैं। ये एवरेज, यानी एक एवरेज मीडियन हो गई, एवरेज पोजिशनल एवरेज का प्रकार, दूसरा मोड हो गया। तो मीडियन जैसे कि पोजिशनल एवरेज की प्रकार है, इसी प्रकार मीडियन के मिलते जुलते क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी है। ये शॉर्ट फॉर्म में AM लिखा है, फुल फॉर्म क्या होती है? GM का ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, HM का, ये इसमें किया है ना प्रयोग, AM, GM, HM, तो इनका ये फुल फॉर्म है। आगे स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? जो अपना डेटा है, प्राइमरी डेटा कह सकते हैं इसको, वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, यानी उसका सही प्रबंधन नहीं होता, सही रूप से वो व्यवस्थित नहीं होता, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए, टू एनालाइज डेटा एंड टू ड्रा सम कंक्लूजन, इस डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड रूप में है, इसको एनालाइज करने के लिए और इनसे कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए इस डेटा को सांख्यिकी सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। भाई यहां मैंने ये कहा है कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो व्यवस्थित रूप में नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड रूप में होता है, और उस डेटा से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ ना कुछ उसका विश्लेषण करने के लिए और किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डेटा को जरूरी है कि हम सांख्यिकी श्रेणियों में व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें। अब सांख्यिकी श्रेणी आया है शब्द यहाँ, सांख्यिकी श्रेणी या स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? यह इसका आंसर दिया है, सिस्टेमेटिक फ्लो ऑफ डेटा इन लॉजिकल और स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी जब जो हमारा डेटा है उसको किसी विशेष क्रम में या तार्किक क्रम में, यानी लॉजिकल ढंग से या स्पेसिफिक ऑर्डर में या सिस्टेमेटिक फ्लो के रूप में या क्रमबद्ध रूप से हम व्यवस्थित कर दें, वो स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाती है। यानी स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है कि आंकड़ों को किसी विशेष क्रम में या किसी तार्किक क्रम में या किसी क्रमबद्ध क्रम में रखना कहलाता है सांख्यिकी श्रेणियां। तो सांख्यिकी श्रेणी 3 प्रकार की होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी डिस्क्रीट, तीसरी कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज इसको हम हिंदी में व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रृंखला, कंटिन्यूस सीरीज अखंडित श्रृंखला। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली, जब हमारा जो कच्चा डेटा होता है, रफ फॉर्म में डेटा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा होता है, गैर व्यवस्थित डेटा होता है, उसको यदि हम इंडिविजुअली अरेंज कर दें, व्यक्तिगत रूप से अरेंज कर दें, व्यक्तिगत रूप से उसका प्रबंधन कर दें, व्यक्तिगत रूप से उसको व्यवस्थित कर दें, वो कहलाएगा इंडिविजुअल सीरीज। यानी डेटा को जब हम व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित कर देते हैं वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है। इसमें एक आइटम के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, यानी एक आइटम के साथ एक नंबर है, जनवरी मध्य है, जनवरी के साथ एक नंबर जुड़ा है 18.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फरवरी के साथ 19.2, मार्च के साथ 21.5, अगस्त 23.4। यानी एक जो आइटम है, एक आइटम के साथ एक वैल्यू, नेक्स्ट आइटम के साथ नेक्स्ट वैल्यू, यानी हर आइटम की, हर मद की एक अपनी व्यक्तिगत वैल्यू होती है, इसकी व्यक्तिगत वैल्यू है, इसीलिए इसका नाम व्यक्तिगत तो पड़ा है, व्यक्तिगत सीरीज। फरवरी की ये व्यक्तिगत वैल्यू है। इसी प्रकार मई का 25.6, जून 26.4, जुलाई 25.3, अगस्त 24.8, यानी अगस्त की एक ये व्यक्तिगत वैल्यू है। इसके और एग्जांपल भी हो सकते हैं,
सोनिया अवार्ड 27, राधिका 43। यानी एक व्यक्ति के साथ एक संख्या अटैच है, एक मद के साथ एक संख्या अटैच है। राधिका एक मद है, उस मद के साथ 43 अटैच है। सौम्या 35, काजल 46, प्रियंका 49। यानी जब एक मद के साथ एक वैल्यू अटैच हो, यानी एक मद की व्यक्तिगत रूप से एक वैल्यू हो, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। अभी परिभाषा में यही तो बता था कि अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से डेटा का व्यवस्थित करना व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। इसमें एक मद के साथ एक संख्या जुड़ी होती है, ये इसमें है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब यहाँ एग्जांपल 3 है। कंट्री ए में पॉपुलेशन है 1971 में 43 करोड़, 81 में 51 करोड़। यानी 1971 एक मद है, ये 1951, 1971, तो इसके साथ एक संख्या अटैच है, 43 करोड़ अटैच है। यानी हर मद की एक व्यक्तिगत वैल्यू है। यानी जब हर मद की एक व्यक्तिगत वैल्यू हो तो व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। यहाँ बिल्कुल एक सरल भाषा में तुम्हें बताऊं, एक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ इसको अगर कंपैरिजन करें, यानी जब किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी क्षेत्र से, एक व्यक्ति से एक संख्या, एक स्थान से एक संख्या, एक समय से एक संख्या, या एक क्षेत्र से एक संख्या जुड़ी हो तो व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। ये तो जस्ट वैसे कंपैरिजन करके बताया मैंने। इस संख्या का आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, ये तो केवल तुम्हें समझाने के लिए था। दूसरी है खंडित श्रृंखला, यानी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? यहाँ बेस ऑफ डिवीजन इज द रिपीटिशन ऑफ आइटम इन द सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आधार क्या है? डिवीजन का। डिवीजन का आधार मदों का बार बार आना है, मदों का रिपीटिशन है। यानी वास्तव में इसमें हम क्या करते हैं खंडित श्रृंखला में? जब हम व्यक्तिगत श्रृंखला को मदों के जो कीमत है उसकी रिपीटिशन के आधार पर बांट दें, वो खंडित श्रृंखला हो जाती है। परंतु इसमें जो ग्रुप होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते। यानी इसमें दोबारा फिर समझने की कोशिश कीजिए कि खंडित श्रृंखला में क्या करते हैं। जब हम व्यक्तिगत श्रृंखला को कई भागों में बांट दे, किस आधार पर बांट दे? कि मद की वैल्यू की रिपीटिशन के आधार पर। जब हम खंडित व्यक्तिगत श्रृंखला में पाए जाने वाले मदों को इस प्रकार बांट दें, किस प्रकार बांट दें कि उनका आधार आइटम का रिपीटिशन हो, तो वो व्यक्तिगत श्रृंखला हो, खंडित श्रृंखला हो जाती है। और इसमें एक है कि ग्रुप कंटिन्यूअस नहीं होते। इसका एग्जाम्पल देके हम आगे समझाएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज में जो डिवीजन का बेस वही है जो खंडित श्रृंखला में है। डिवीजन का बेस है रिपीटिशन ऑफ आइटम इन द सीरीज, यानी श्रेणी में रिपीटिशन का आइटम, इसका आधार है डिवीजन का। और यहां खंडित और अखंडित में एक अंतर होता है, यहां जो ग्रुप हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। अब यहां एग्जांपल द्वारा इसको समझाएंगे। ये आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला है। यहाँ रोल नंबर वाइज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, बीए फाइनल वाले बच्चों के। रोल नंबर 1 के 12, 2 के 15, 3 के 8, 10 के 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार 43 बच्चे हैं। ये व्यक्तिगत श्रृंखला है। या चलो रोल नंबर ना लिखे, इसका नाम लिख सकते हैं। ये गीतिका, संध्या, सलोचना, सुमन, काजल, कविता, कृतज्ञा एंड सो ऑन। यानी एक व्यक्ति के साथ एक संख्या जुड़ी है, व्यक्तिगत श्रृंखला हो गई। आप कहोगे जी लिखा तो नहीं, ये स्पेस बचाने के लिए मैंने लिख दिया, अन्यथा लाइन में भी लिख सकता था। तो कृतिका के नंबर 12, संध्या के नंबर 15, सुमिता के नंबर 8, सविता के नंबर 10,
सुमन के नंबर 6 और काजल के नंबर 9 है। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला है। अब व्यक्तिगत श्रृंखला को खंडित श्रृंखला में चेंज करना है। रिपीटिशन का आधार क्या है? आधार क्या है बांटने का? खंडित श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला से खंडित श्रृंखला बनाने का आधार क्या है? इस व्यक्तिगत श्रृंखला को खंडित श्रृंखला में बदलने का आधार क्या है? मदों का रिपीटिशन। अब 12 है, देखिए 12 कितने बार रिपीट हो रहा है इसमें? 1, ये 2, 12 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका डिवीजन हो गया। क्या डिवीजन हो गया? यहां लिख दिया हमने 12 2 बार रिपीट हो रहा है, 12 2 बार आ रहा है, यानी 12 मार्क्स वाले विद्यार्थियों की संख्या 2, यानी 12 2 बार। इसी प्रकार 15 1 2 3 4। अब 15 4 बार आ रहा है, यानी रिपीट, जो डिवीजन का आधार क्या हुआ? आधार हुआ रिपीटिशन। 15 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी हमने व्यक्तिगत श्रृंखला को किस आधार पर खंडित श्रृंखला बनाया? किस आधार पर बनाया? मदों की रिपीटिशन। यानी 12 की मद 2 बार रिपीट हो रही है, 12 श्रेणी में 2 बार आ रहा है, 15 4 बार आ रहा है। इसी प्रकार 8 कितने बार आ रहा है? 8 2 बार आ रहा है, इसको हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 10 देख लीजिए इसमें कितने बार आ रहा है? 10 भी 4 बार आ रहा है, 6 1 बार। यानी इस प्रकार ये जो मदें हैं बार बार आ रही हैं, यानी व्यक्तिगत श्रृंखला को खंडित श्रृंखला में बांटने का आधार क्या किया हमने? रिपीटिशन ऑफ आइटम। रिपीटिशन ऑफ आइटम के आधार पर इसको हमने खंडित श्रृंखला बना लिया, व्यक्तिगत श्रृंखला को। यानी एक प्रकार से व्यक्तिगत श्रृंखला मां है इन सब की, खंडित की और अखंडित श्रृंखला की। अब यहां देखिए 12 मार्क्स वाले विद्यार्थी 2 हैं, 15 मार्क्स वाले 4 हैं, 8 वाले 2 हैं, 10 वाले 4 हैं, 6 वाले 1 है। अब यहां देखिए व्यवस्थित क्रम नहीं है। 12 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 4। हम थोड़ा सा इसको सेट करके लिख देते हैं। अब यहाँ 2 भी है, 2 भी है, 13 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 17 भी, यानी इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, सही, ताकि सही व्यवस्था हो जाए। इस श्रेणी में 2 1 बार आया है, 3 1 बार, 4 1 बार, 6 1 बार, 7 1 बार, 8 2 बार, 9 2 बार, 10 4 बार, 11 2 बार, 12 2 बार, 14 3 बार। आप हो गए बोलते जा रहे हैं, यहां आप देखेंगे ना इतने बार ही आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके देखा हुआ है। इसी प्रकार 21 2 बार, 23 1 बार, 24 1 बार, 25 1 बार। अब ये कितने मद थी? 43 मद थी ये। अब 2 1 बार, 3 1 बार, इनका जोड़ कितना होना चाहिए? इनका जोड़ भी होना चाहिए 43, क्योंकि 43 मद है। ये दूसरी बात है कि 19 3 बार है, 18 2 बार है। तो ये हो गया अपना मूल चीज। क्या है इसमें? मार्क्स। 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 9 मार्क्स। इस मूल तत्व को, इस मूल पक्ष को हम x द्वारा डिनोट करेंगे। और ये x यानी मूल पक्ष कितने बार आ रहा है? बारंबार आ रहा है। जैसे कि अब ये 12 बारंबार, 2 बार, 14 3 बार, 15 4 बार, 16 बारंबार आ रहा है। 16 बारंबार, जो बारंबार आए उसे बन जाती है बारंबारता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी इस प्रकार ये जो व्यक्तिगत श्रृंखला थी खंडित श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो गई, और इसमें आधार क्या बना? आधार बना आपका रिपीटिशन ऑफ आइटम, मदों का बार बार आना। तो ये बारंबारता कितनी बनेगी? मदों की संख्या कितनी बनेगी? ये बनेगी 43। ये भी कितनी थी? 43 थी ये भी। अब ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, खंडित इसीलिए तो इसको कहते हैं। जैसे कि 21 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, हो सकता है बीच में भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो।
अब इसमें जब हम इस व्यक्तिगत श्रृंखला को अखंडित श्रृंखला में बांटते हैं तो उसमें भी आधार रिपीटिशन ऑफ आइटम है, परंतु उसमें नियमितता होती है जब हम व्यक्तिगत श्रृंखला में बांटते हैं। अब 0 से 4 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 3 है। इससे देख लो चाहे तो, इससे देख लो चाहे यहां से देख लो, बात बराबर ही है। यानी 5 मार्क्स, 0 से 5 मार्क्स वाले बच्चे 3 हैं। अब 5 से 0 से 5, 5 से 10 नियमितता हो गई, खंडित नहीं रही है। 5 से 10, 5 से 10 वाले बच्चे कितने हैं गिन लो, यहाँ 5 से ऊपर 10 तक, और यहाँ गिनोगे तो आपको पाएंगे 10 बच्चे। और यहाँ इस सीरीज में भी देखेंगे, यहाँ भी मिलेंगे 4 और 2 6, 2 8, 9 10, क्योंकि ये जो सीरीज खंडित सीरीज यहीं से तो आई है। इसी प्रकार 10 से 15 वाले बच्चे 12, 15 से 20 वाले 13, 20 से 25 वाले 5। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत 3 प्रकार की श्रृंखलाएं हुई। व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला में एक व्यक्ति के साथ, एक मद के साथ एक नंबर अटैच होता है। खंडित श्रृंखला में व्यक्तिगत श्रृंखला को हम अनेक भागों में बांट देते हैं और उस बांटने का आधार रिपीटिशन ऑफ आइटम है, परंतु इसमें बांटते समय नियमितता नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं होती, ये डिसकंटिन्यू होता है। और दूसरा, जब हम व्यक्तिगत श्रृंखला को मदों के रिपीटिशन के आधार पर, मदों के बार बार आने के आधार पर बांटते हैं और उनमें नियमितता हो तो वो अखंडित श्रृंखला हो जाती है। अब यहाँ x है, यहाँ f है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी से, x का मतलब जो मूल मद है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अंकों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उसको x द्वारा डिनोट करते हैं। इसको बारंबारता को f द्वारा, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता शब्द बना है बार बार आने से, यानी 9 10 बार बार आ रहा, 10 कितने बार, 4 बार, 11 2 बार, बार से बन गया बारंबारता। तो इसमें ये भी कह देते हैं कि मदों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, मदों की संख्या 43। इसमें भी आप गिनेंगे मदों की संख्या कितनी थी, 43। तो मदों की संख्या कह लीजिए, या इसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़ कह लीजिए, बात बराबर है। तो इसमें भी ये मदों की संख्या, इसको फ्रीक्वेंसी द्वारा डिनोट करते हैं, और ये जो मूल मद है, मूल पक्ष है आपका अध्ययन का 0 से 5 मार्क्स, इसको हम x द्वारा डिनोट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट measures of central tendency and types of statistical series. Thank you.